जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मास्टर अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ खान सर का बायोलॉजी का क्लास, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो सरल शब्दों में दिया गया है। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को तक पहुंचाइए, लोगों को लाभ मिल सके दोस्तों। इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में कौन सा क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिला देगा, ये कहना मुश्किल है दोस्तों। वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो हमारे मोटिवेशन में शुरुआत है दोस्तों, करता हूँ विवेकानंद जी, जिन्होंने कहे थे उठो जागो और तब तक रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, विवेकानंद जी का सिद्धांत है। इन्होंने अपने बुद्धि के बल पर पूरे विदेश में भारत का नाम किया था दोस्तों। शिकागो सम्मेलन में कठोर परिश्रम किए थे अपने। इन्होंने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है दोस्तों, उसको सहते हुए निकलना, आगे बढ़ना है। अगला मोटिवेशन है, कहता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं। इसमें आपको कोशिका पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। क्या कोशिका के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और कोशिका से हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्लास हो चुका है दोस्तों, ये दूसरा क्लास है। कहा जाता है कि डीएनए पोलियो न्यूक्लियोटाइड्स ये दो प्रकार का होता है। तो डीएनए एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा होता है फास्फेट। किसका? फास्फेट। मैंने दो प्रकार से बना होता। अब न्यूक्लियोटाइड्स भी दो भागों में टूटता है। एक टूटता है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस। क्या? शुगर, इधर शुगर हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स दो भागों में टूटा, दो पैर हुआ इसका, एक हुआ शुगर, एक हुआ नाइट्रोजन बेस। अब शुगर भी दो भागों में टूट गया, एक हुआ राइबोसोम दोस्तों और डीऑक्सी राइबो। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स का जो दूसरा भाग शुगर है ना, वो दो भागों में टूटता है। एक राइबोसोम में टूटता है, एक डीऑक्सी राइबोसोम में टूटता है। न्यूक्लियोटाइड का दूसरा भाग नाइट्रोजन बेस जो है, ये दो भागों में टूटता है। एक प्यूरिन में टूटता है, एक पाइरिडिन में टूटता है। पाइरिडेमिन में टूटता है। एक किस में टूटता है? प्यूरिन में, एक पाइरिडेमिन में टूटता है। प्यूरिन दो भागों में टूटता है दोस्तों, एडोनिन और ग्वानिन। किसमें? प्यूरिन जो टूटता है एडोनिन और ग्वानिन में टूटता है। लेकिन पाइरिडेमियन ये टूटता है साइटोसिन और थायमिन में। किसमें टूटता है? प्यूरिन टूटता है दोस्तों एडोनिन और ग्वानिन में टूटता है। किसमें? एडोनिन और ग्वानिन में। लेकिन पाइरिडेमियन ये साइटोनिन और थायमिन में टूटता है दोस्तों, दो भागों में टूट जाता है। याद रखिए, परीक्षा में पूछे जाएंगे
प्यूरिन कितने भागों में टूटता है? तो एडेनिन और ग्वानिन। पायरिडोमियन कितने भागों में? साइटोसिन और थायमिन में टूटता है। तो ये डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस हुआ, किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स का नाइट्रोजन बेस हुआ दोस्तों। डीएनए एक टर्म फेरा, जिससे टर्म फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का एक फेरा की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? याद रखिएगा, बर्तन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, डीएनए का एक टर्म या एक फेरा की लंबाई कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लेकिन प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखिएगा 3.4 यानी कितना होगा? 10 आप गुने 10 कितना हुआ? 34 हुआ टोटल। यानी डीएनए के एक टर्न फेरे की लंबाई कितना हुआ? 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसमें डीएनए के टर्न एक फेरा में कितना होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड, जिसका खोज बार्टसन और क्रिक किया दोस्तों। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों, डीएनए का संरचना डबल स्टैंडर्ड की खोज किसने किया? बार्टसन एवं क्रिक ने किया। कौन किया? बार्टसन एवं क्रिक ने किया। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, दूसरों को भी लाभ लेने का मौका दीजिए दोस्तों। एडेनिन थाइमिन तथा थाइमिन, एडेनिन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, पूछेगा दोस्तों एडेनिन और थाइमिन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो डबल। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखिएगा एडेनिन और थाइमिन में कितना? डबल। ग्वानिन और साइटोसिन में कितना? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन में कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड होता है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पूछता है बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है। किसका? सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है। आरएनए की संरचना जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन बेस में, क्या? नाइट्रोजन जो बेस होता है उसमें एडेनिन, ग्वाइमिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण में सहायक होता है। 3 चीज होता है, एडेनिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है। किसमें? आरएनए में। उसके जगह पर प्रोटीन संश्लेषण सहायक होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण सहायक का काम होता है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन किस में होता है? आरएनए। तो आरएनए में होता है, लेकिन डीएनए में भी होता है। तो डीएनए में 4 होता है दोस्तों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता। इसके स्थान पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे आते हैं दोस्तों,
यह 3 प्रकार का होता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितना अक्षर का है दोस्तों? ये 3 अक्षर का, तो 3 प्रकार के होगा। आरएनए 3 अक्षर का है तो 3 प्रकार का ही होगा। पहला एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। क्या? आरआरएनए। पूछेगा दोस्तों आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए आपको अभी बताए थे 3 प्रकार के आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो एमआरएनए में क्या होता है? एमिनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है, उन्हें एक क्रम में सताता है। क्या करता है? एमिनो एसिड की आवश्यकताओं को क्या करता है? पहचान करता है। लेकिन टीआरएनए क्या होता है? याद रखिएगा, एमआरएनए के मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए के मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर। यह एमिनो एसिड को परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। कहाँ तक लाता है? एमिनो एसिड को परिवहन कर कहाँ तक लाता है? राइबोसोम तक लाता है। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जो होता है, यह एमिनो एसिड को क्या करता है? पहचान करता कि यही एमिनो एसिड है। लेकिन टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आने क्या करता है? एमिनो एसिड को परिवहन करने का काम करता है और राइबोसोम तक के लाता है। कहाँ तक लाता है? राइबोसोम तक लाता है। लेकिन जैसे ही राइबोसोम तक आता है तो आरएनए हुआ मौजूद होता है। तो राइबोसोम आरएनए, आर से राइबोसोम आरएनए। तो राइबोसोम आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है आरआरएनए, यानी राइबोसोम आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है दोस्तों, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए हो गया और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए हुआ। याद रखिएगा, एमआरएनए मैसेंजर जो होगा वो एमिनो एसिड को क्या करता है? पहचान करने का काम करता है, मैसेज करता है कि यही एमिनो एसिड है। और टीआरएनए ट्रांसफर करता है, ये परिवहन करने का काम करता है, उसको ले जाता है खींच के। लेकिन कहाँ ले जाता है? राइबोसोम के पर ले जाता है। और आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम आरएनए उसको कहते हैं, वो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे आते हैं दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। पूछेगा दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन पुनः आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक क्वेश्चन आवा है दोस्तों, याद रखिएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? तो ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन डीएनए बना लेना रिप्लाइकेशन कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो रिप्लाइकेशन कहलाता है। डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है? रिप्लाइकेशन कहलाता है। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
आरएनए से जो ट्रांसलेशन बनता है, कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। अब आते हैं कोश का विभाजन, सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन दोस्तों। एक कोशिका टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक कोशिका टूटकर दूसरे कोशिका का निर्माण करता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, उसे मदर सेल कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। अब विभाजन के बाद जो सेल बनता है उसे डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पूछेगा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों, जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। लेकिन पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेलेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेलेट करता है। पादप में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट। कोशिका विभाजन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन होता है? कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आसूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। अब आते हैं आसूत्री विभाजन दोस्तों। 3 प्रकार के कोशिका विभाजन, आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो पहला आसूत्री विभाजन, जिसको एमिटोसिस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एमिटोसिस। आसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, यह होता है जीवाणु, याद रखिएगा, विषाणु और सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में होता है। याद रखिएगा, आसूत्री विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव या प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार का विभाजन मदर सेल आकार बड़ा होने लगता है, आगे चलकर यह बीच में धंस जाता है दोस्तों और 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या करता है? बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन जो है जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव या प्रोकैरियोटिक में होता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में होता है कौन सा विभाजन? आसूत्री विभाजन। सूक्ष्म जीव में क्या, कौन सा विभाजन? आसूत्री विभाजन। जीवाणु, विषाणु में कौन सा? आसूत्री विभाजन होता है। अब आते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। यह विभाजन काई कोशिका यानी सोमेटिक सेल में होता है, जिसे काई कोशिका हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काई कोशिका, सोमेटिक सेल। कहा जाता है दोस्तों कि जनन कोशिका ओवम या स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? कायिक कोशिका का बना होता है। ओवम और स्पर्म को छोड़कर किसका बना होता है? कायिक कोशिका का बना होता है समसूत्री विभाजन में, सोमेटिक सेल जिसको बोला जाता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों? कोशिका जब टूटता है, मदर सेल टूटता है किसमें? डॉटर सेल में टूटता है। किसमें? मदर सेल किसमें टूटता है? डॉटर सेल में टूटता है।
दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान हो, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, समान हो, तो इसे समसूत्री विभाजन कहेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में होता है। क्या होता है? समान संख्या में होता है। समसूत्री विभाजन कहते हैं जो समान संख्या में होगा क्रोमोसोम, तो समसूत्री। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाएं में होता है। किसमें? 5 अवस्था। पूछेगा बार बार क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों कि समसूत्री विभाजन कितनी अवस्था में होता है, तो 5 अवस्था में टूटता है। पहला इंटरफेज। इंटरफेज में यह सबसे बड़ी अवस्था है। क्या है? सबसे बड़ी अवस्था। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंटरफेज अवस्था में सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है और क्रोमोसोम क्या होता है? अलग हो जाता है। दूसरा है दोस्तों प्रोफेज। इसमें स्प्लाइंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण होता है। स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण होता है और केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है। किसमें? प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है? स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण होता है और केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है। इंटरफेज में क्या होता है? यह सबसे बड़ी अवस्था है दोस्तों। डीएनए का निर्माण इंटरफेज में हो जाता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। तीसरा है मेटाफेज। इसमें स्प्लाइंडर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। स्प्लाइंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है, लेकिन अध्ययन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों मेटाफेज। स्प्लाइंडर का क्या होता है? पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाता है। चौथा है 4 नंबर का है एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों पर चला जाता है। पूछता है दोस्तों कि समसूत्री विभाजन का कौन सा अवस्था ध्रुवों की ओर चला जाता है, तो एनाफेज में। कौन सा अवस्था? एनाफेज में। क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग कहाँ चला जाता है? ध्रुवों की ओर चला जाता है। 5वां नंबर है दोस्तों टेलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंगों आ चुके होते हैं, जिससे स्प्लाइंडर फाइबर गायब हो जाता है। टेलोफेज या कोशिका का यह सबसे अंतिम अवस्था विभाजन का पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं दोस्तों, और स्प्लाइंडर फाइबर क्या होता है? गायब हो जाता है मेटाफेज में। कोशिका में होने वाला निरंतर टूट फूट भरपाई समसूत्री विभाजन करता है। अगर कोशिका में टूट फूट हो गया तो कौन सा भरपाई उसको करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका में निरंतर टूट फूट होने वालों के लिए समसूत्री विभाजन क्या करता है? भरपाई करता है। लेकिन छिपकली तथा चूहों का पूंछ अगर टूट जाता है तो समसूत्री विभाजन के कारण ही दोबारा निकल पाता है। किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण ही दोबारा निकल पाता है दोस्तों। अब आते हैं तीसरा फेज, जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं स्पर्म ओवम में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं और स्पर्म ओवम में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, म्यूसिस या अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? स्पर्म या ओवम में होता है या जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या घटकर हो जाता है? आधा हो जाता है। पूछता है कि कौन सा विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाता है। एक मातृ कोशिका जो होता है कितना में? 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाता है। याद रखिए दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है।
क्रॉसिंग ओवर की घटना किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है। प्रोफेज की अवस्था की घटना किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है। प्रोफेज अवस्था की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है। क्रोमोसोम ओवर की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है। एक मातृकोशिका 4 पितृकोशिका में बढ़ जाता है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें घटकर आधी हो जाती है। जैसे मेल में 44 ऑटोसोम होता है, 2 ऑल वनसोम होता है, 122 होता है दोस्तों। बाईस 22 कितना हुआ? 44 प्लस 2 कितना हुआ? 46। 23 46, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। सिंड्रोम। अब पढ़ते दोस्तों सिंड्रोम के बारे में। क्रोमोसोम के होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। माने क्रोमोसोम में छेड़छाड़ हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। अगर क्रोमोसोम में छेड़छाड़ हो गया तो सिंड्रोम कहेंगे। शरीर में असमान लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये केवल स्त्रियों में पाया जाता है, जिसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अविकसित हो जाता है और बंझापन देखने को मिलता है। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 45 हो जाता है। स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है दोस्तों। दूसरा होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह पर 47 हो जाता है। केवल पुरुषों में पाया जाता है, जिससे पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक होते हैं। पुरुष क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कितना होता है? क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। तीसरा है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है दोस्तों। मेल फीमेल दोनों का होता है इसमें। जिसमें कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, होठ मोटा हो जाता है और मंदबुद्धि हो जाता है। तो इसमें डाउन सिंड्रोम है। ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा मंगोल्स प्रजाति में देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 47 हो जाता है। लेकिन यह जो पटाऊ सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। किसमें? मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें क्या होता है कि मंदबुद्धि हो जाता है, होठ मोटे हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब आते हैं दोस्तों उत्तक के बारे में। उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा दोस्तों। उत्तक जिसे हम टिश्यू कहते हैं, समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, जिसका अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव में किया गया था। किसमें? सिलेंट्रेटा जीव में किया गया था। उत्तक 4 प्रकार का होता है। उत्तक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है दोस्तों। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहा है, उत्तक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजी उत्तक, दूसरा होता है तंत्रिका, तीसरा पेशीय, चौथा उपकला या एडीपोज। बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला या एडीपोज होता है। अब आते हैं संयोजी उत्तक क्या है।
यह ऊतक है दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? संयोजी ऊतक है, शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखे होंगे, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, रक्त, लसिका, कहा जाता है अस्थि तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। किसका? याद रखिएगा तो अस्थि तरल संवहन ऊतक का बना होता है। दूसरा है दोस्तों तंत्रिका ऊतक, इसका मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक, इसका मस्तिष्क बना होता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क बना होता है जो सूचनाओं को क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तीसरा दोस्तों पेशीय ऊतक, इसकी मांसपेशियां बना होता है, यह शरीर की रक्षा करता है। कौन सा? पेशीय ऊतक, इससे शरीर की रक्षा होता है, इसकी मांसपेशियां बना होता है और शरीर को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। चौथा नंबर ऊतक है जो तो उपकला और एडिपोज ऊतक, इसमें त्वचा बना होता है जो वसा को संग्रहित करता है। क्या करता है? वसा को संग्रहित करता है। एडिपोज या उपकला ऊतक, एडिपोज या उपकला ऊतक वसा को संग्रहित करता है जो चेहरे को झुर्रियों से, वसा की कमी के कारण चेहरे में क्या हो जाता है? झुर्रियाँ हो जाता है। वसा के कमी के कारण क्या हो जाता है? चेहरे में झुर्रियाँ हो जाता है दोस्तों। ऊतक 4 प्रकार का होता है, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला या एडिपोज ऊतक। याद रखिएगा संयोजी ऊतक क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ कर रखने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर का जो दिमाग है उस तंत्रिका ऊतक का बना होता है। मस्तिष्क, मस्तिष्क किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना होता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पेशीय ऊतक क्या होता है दोस्तों? या मांसपेशियों को बना होता है जिससे शरीर मजबूत बना रहता है। उपकला ऊतक क्या होता है? एडिपोज ऊतक, उपकला या एडिपोज ऊतक उसको बोलते हैं। ये क्या करता है? त्वचा इसमें होता है, त्वचा बना होता है, त्वचा में वसा को रखा जाता है, त्वचा में वसा हमेशा बना रहता है जो कि शरीर को झुर्रियों को रोकने का काम करता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आते हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं।